Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Global stock market slide after inflation data in the US reinforces fears that the Federal Reserve would raise interest rates. Prime Minister Narendra Modi to release 8th installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi tomorrow. And country's foreign exchange reserves surged to nearly $577 billion at the end of March this year. अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़ों से इन दरों को बढ़ावा मिलने के बाद कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा, वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता की 8वीं किस्त जारी करेंगे और देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस वर्ष मार्च के अंत तक उछाल दर्ज करता हुआ लगभग $577 अरब पर जा पहुंचा। शेयर बाजारों में एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। अमेरिका में मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि दर्शाने वाले आंकड़े आने के बाद ये डर प्रबल हो गए कि फेडरल रिजर्व पूर्व योजना से पहले ही ब्याज दर बढ़ा सकता है। उधर कोविड-19 में फिर वृद्धि के डरों के चलते ताइवान के शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र लुढ़क गए। जापान का निक्केई सूचकांक 2.5% की तीव्र गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% का नुकसान दर्ज हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.3% गिरकर बंद हुआ और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1% के नुकसान में रहा। सिंगापुर के शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। आर्थिक खबरों में चीन के बैंकों ने अप्रैल में 1.47 ट्रिलियन युआन के नए ऋण वितरित किए। पिछले महीने दी गई 2.73 ट्रिलियन युआन की राशि के मुकाबले ये कुल मासिक ऋण राशि में गिरावट है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 2.1% लुढ़क गया था। फ्रांस के कैक में 1.3% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 1.5% के नुकसान पर था। डॉक्टर शर्मा, यूएन की कल रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का संशोधन कर उसे 4.7% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है 2021 के लिए। और चाइना में हमने लास्ट क्वार्टर में देखा 18% की ग्रोथ थी। लेकिन ये जो लेंडिंग में जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है चाइना में, आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को एशियाई क्षेत्र में? देखिए, जो पहले तो जो ग्रोथ में इजाफा हुआ है, जो यूएन ने जो ग्रोथ इंक्रीज किया है वो काफी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज पैंडेमिक से रिकवर कर चुकी हैं और यूएस की इकोनॉमी भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद रखती है। तो जिस वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो फोरकास्ट है, वो काफी अपसाइडेड है और अच्छा ग्रोथ आने की उम्मीद है, जो कि 5% के ऊपर, काफी अनुमान जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के 5% के ऊपर के ही है। और जो लैंडिंग की बात है, क्योंकि अभी कोई ऐसी जो लिक्विडिटी से लेके रिलेटेड जो चीजें हैं, तो लैंडिंग के ऊपर जो लोगों का आगे कॉन्फिडेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद ये कुछ प्रॉब्लम जो चाइना की है वो कुछ टाइमली प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में हम समझते हैं, क्योंकि चाइना ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, फर्स्ट क्वार्टर के उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल किया है। तो आने वाले टाइम में ये चीज भी एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि अभी जो एक अनसर्टेन माहौल था उससे हम उभर रहे हैं काफी इकोनॉमीज, जबकि इंडिया में तो काफी अभी जो केसेस हैं वो स्पाइक हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री जो उससे पैंडेमिक के इम्पैक्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और काफी आ चुके हैं। तो वहां पे अभी जो एक अनसर्टेनिटी पहले बनी हुई थी वो धीरे धीरे सबसाइड हो रही है और जो कॉन्फिडेंस है वो वापस बिल्ड हो रहा है। Dr. Sharma, speaking about the U.S. Economy, what is the inflation rate there? How is it rising? What are the causes? And how is the Federal Reserve trying to stabilize high inflation with their GSEC program? Yes, Chaudhary, inflation rate is anticipated more than 2% in the U.S. economy on the back of various reforms and the liquidity
infused by the US Fed. So I believe the inflation will go up, and inflation is acceptable for the US people and the Fed Reserve, that they are very much liberal for the spike in inflation on the back of various liquidity measures undertaken by the government, Fed, during the last many quarters. So now they are banking on the demand creation in the economy, so that the economy becomes resilient to the pandemic impact, because still there is uncertainty and some cases are there. So that's why now the liquidity measures are also intact, and they look forward that the inflation is not a major worry for them. They want to see spike in the inflation numbers, and more than 2% inflation rate is also acceptable for the US economy. And that will happen because they are again and again infusing the liquidity scenario, and their bond buying program is also continue and will remain continue in the coming quarters also. So on the back of all these developments, I believe inflation will go up and demand will be in the upside trajectory in the coming quarters. That's why the growth forecast for the US economy and the overall world economy are very much in the higher trajectory. What is the impact on the bond market? Do you see the fund flow diverting away from the equity arbitrage in the emerging markets to its own bond market because of higher yields? It's now more than 1.6% for a typical US Treasury bond. Yes, because US was continuing its bond buying program, and bond yields were increasing significantly during the last 2-3 months. That's why some outflow of the capital was there in the developing and emerging economies like India because of the increased bond yields in the US economy. But now again the situation is stabilizing, because now in India also government is increasing the liquidity, and the Reserve Bank of India has already announced that they will buy the bonds from the market, and that's why the yield curve, which was going up significantly, but now yield curve is also stabilizing in India, and that will also happen in the US economy, that yield curve has to stabilize somewhere in the rational trajectory. So I believe because liquidity is infused again and again, so that's why the liquidity is not a problem for the global markets, but the volatility will remain on the back of various reforms, various announcements by the respective governments. डॉक्टर शर्मा, आज हालांकि हमारा बाजार, भारतीय बाजार बंद था, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा था कि वहां भारी गिरावट आई थी। कुल 800 अंक से अधिक गिरा था सेंसेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट थी, और आज भी हम गिरावट ही देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी बढ़ रही है, वो बाजारों को डेफिनेटली सपोर्ट देती है, उसी लिक्विडिटी के बल पर ही कहा जा रहा है कि बाजारों में रैली भी आती है, लेकिन फिर वो लिक्विडिटी सिस्टम में आके इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा देती है। सो आपको लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं यूएस में बढ़ती इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो एक टेपर टैंट्रम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसा 2013 में हुआ था, जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया था, क्यूई को वापस लेने की बात की गई थी, तो एकदम क्रैश हुए थे बाजार। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से काफी गिरावट है बाजारों में। क्या वैसी कुछ आप सिचुएशन उभरती हुई देखते हैं? देखिए, ये खाली न्यूज है अभी तो कि यूएस फेड इंक्रीज कर सकता है, तो जिससे कि लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन हम नहीं समझते कि इस टाइम पे अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन से काफी इकोनॉमीज जो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं या फिर आ गई हैं, या यूएस इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट दिखाई दे रही है, तो ये दिस इज ओनली ऑन द बैक ऑफ लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी दिया गया है उसी की वजह से जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफी फास्टन हुआ है, और इकोनॉमीज ने जो नेगेटिव ग्रोथ नंबर्स थे उससे उबर के अभी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ रुख किया है। तो अगर इसी जंक्चर के ऊपर लिक्विडिटी को स्टॉप कर दिया जाता है, या इकोनॉमीज ये सोचती हैं कि उनको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, तो उसका काफी खराब असर पड़ेगा, तो वापस जो ग्रोथ है वो डीरेल हो सकती है। तो इस जंक्चर पे हमें ये लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अभी और लिक्विडिटी बनी रहेगी, और ऐसा कोई प्रभाव जो है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये खाली एक प्रॉफिट बुकिंग है, और मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है, जो एक सेलिंग है, ये खाली
एक एंटिसिपेशन के ऊपर है कि शायद आने वाले टाइम में फेड अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगा, तो मार्केट से लिक्विडिटी जो है उसकी प्रॉब्लम होगी, तो काफी लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो स्पेकुलेशन होता है काफी। तो लेकिन अभी कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, क्योंकि उनका बहुत ही खराब असर जो है वो मार्केट्स के ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं, जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ सिनेरियोज हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी 5% से ऊपर ग्रो करेगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा। तो डॉक्टर शर्मा, अभी आप भारत के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कल बड़े 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स आए, आईआईपी के फिगर्स आए मार्च के 22% का उछाल, सीपीआई के फिगर्स आए अप्रैल में, वो गिरकर 1.23% गिरकर मार्च में 4.3% पे आ गई। सो ओवरऑल आप मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कैसे मापते हैं अभी भारत में? देखिए, जो मार्च के नंबर्स अभी आए हैं हमारे पास, आईआईपी नंबर्स जो हैं मार्च के हैं, तो मार्च तक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है काफी इंटैक्ट थी। जो सरकार ने पीछे 12 महीने में जो रिफॉर्म्स किए उनका असर बहुत ही अच्छा दिखाई दिया और बहुत ही राइट डायरेक्शन में इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी मूव की, और हम पॉजिटिव ग्रोथ भी हासिल कर पाए थर्ड क्वार्टर में। और मार्च तक जो एक्टिविटीज थी, लाइक आईआईपी नंबर्स में जो लो बेस इफेक्ट मिला, जो 18% का जो डिक्लाइन था मार्च 2020 में, उसी के ऊपर जो लो बेस इफेक्ट की वजह से अभी हम अच्छा ग्रो कर पाए 22%। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक सपोर्ट इकोनॉमी को मिला और जो रेजिलियंस बना वो काफी इंटैक्ट रहा। लेकिन अभी जो अप्रैल में जिस तरीके से जो कर्फ्यूज हैं, लॉकडाउन्स हैं, काफी स्टेट्स में लॉकडाउन्स हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ है, तो आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा क्या ये ट्रैजेक्टरी जो हमें एक डबल डिजिट का ग्रोथ अभी हमने हासिल किया है आईआईपी नंबर्स में, और भी दूसरे जो इंडिकेटर्स आएंगे, जो दूसरा डेटा आएगा, उनमें भी काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी हम मार्च के एक्सपोर्ट फिगर्स जो थे डबल डिजिट में रहे हैं, 60% का ग्रोथ देखा। तो अभी लेकिन ये थोड़ी सी चिंता इस वजह से है क्योंकि जो स्पाइक हुआ है नंबर्स में, कोरोना के नंबर्स में, और सेकंड जो लॉकडाउन हुए हैं, कर्फ्यूज हुए हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उससे शायद जो हम डबल डिजिट की एक धारणा लेके चले हुए थे कि हम एक डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल करेंगे इस साल में 2021-22 में, उसके ऊपर कुछ असर आएगा। और बहुत सारी जो फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने जो ग्रोथ रेट्स हैं वो डिसलीरेट भी किए हैं, उन्होंने अपने ग्रोथ रेट कम करके सिंगल डिजिट के ग्रोथ रेट दे दिए हैं। तो लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति जो है रहेगी कि हम ग्रोथ तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। Dr. Sharma, specific to CPI, 4.3% for the month of April, it is lower as compared to March month on month. But specific to food, it's 2.02% versus a March data of 4.87%. And we have seen a fall in the prices of vegetables, cereals, sugar and confectionery in this food index. How is that possible? Is it because of agricultural reforms, higher productivity from the harvesting to the market? What are the reasons behind this fall in the pricing? Yes, this is majorly because of the supply side, easier supply side, because now the food production is very, very intact and Rabi crops are very good, and we are always posting the new numbers and the new highs and the new production possibilities. So that's why the food prices are coming down, and the supply chain is also improving and becoming more and more intact. So that's why that is not impacting the inflation scenario. CPI is now very much in the trajectory of the Reserve Bank of India, that is 2% to 6%. So now this is at around 4.3%, so which is very, very comfortable at this juncture. So I believe in the coming times also, the inflation will remain in the benign conditions, and RBI should take the liberal measures to support the liquidity at this juncture to rejuvenate the economic growth trajectory and to make
growth more and more promising. तो डॉक्टर शर्मा, जो आप आरबीआई की बात कर रहे हैं, आरबीआई के सपोर्ट की उन्होंने पिछले सप्ताह काफी वो मेजर्स लाए भी हैं। आपको लगता है कि मॉनेटरी और फिस्कल दोनों पहलुओं पर काफी सपोर्ट देने की जरूरत होगी अभी इकोनॉमी को? हमने देखा है कि फिस्कल, अगर हम फिस्कल साइड पे देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में लगातार वृद्धि हो रही है, उसका विस्तार बढ़ाया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टारगेटेड सेक्टर्स में पीएलआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेटेस्ट बीइंग जो 18,000 करोड़ से अधिक का पुश दिया गया है ईवी बैटरीज के लिए। अभी हमारा शायद संपर्क डॉक्टर शर्मा से टूट गया है, हम फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक यूएस मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं अर्जुन। U.S. markets suffered the biggest slump in at least 11 weeks yesterday, and benchmark treasury yields jumped after data showed consumer prices in April unexpectedly rose by the highest level in the nearly 12 years, prompting bets on earlier interest rate hikes. A 0.8% jump in the U.S. Consumer Price Index boosted the U.S. dollar as expectations of rising real interest rates furnished the currency's appeal. The gyrations in financial markets underscored concerns among some investors that the Fed Reserve could be wrong in its prediction that inflation pressures in the U.S. are temporary and that the central bank may have to raise rates sooner than it expects. The prospect of tighter monetary policy knocked shares lower, and the stock market steadily extended losses through the day. So the Dow Jones Industrial Average has slumped 682 points, or 0.2% to end at 33,588. The S&P 500 declined 89 points, or 2.1% to close at 4,063. And the Nasdaq Composite plunged 358 points to 13,032. Richard Clarida, the Vice Chair of the Fed Reserve, acknowledged yesterday that the latest inflation report was the second piece of data in a week to catch the central bank off guard, describing it as the biggest miss in history. Yet Clarida maintained the Fed Reserve's dovish note, saying it will be some time before the U.S. economy is sufficiently healed for the central bank to consider pulling back its crisis level of support. इनफैक्ट अर्जुन, जो आपने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें साफ दिख रहा है कि फेडरल रिजर्व को अभी भी उम्मीद है, ये इन्फ्लेशन फिगर्स आने के बाद भी उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी जो लचीली मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाए रखेंगे। और जैसा हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि उन्हें भी लगता है कि ग्रोथ पर ज्यादा, क्योंकि ग्रोथ अभी फ्रेजाइल है, अभी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने के बाद ये ग्रोथ लौटी है सिस्टम में, और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्हें भी ऐसी उम्मीद लगती है कि जो फेडरल रिजर्व है और बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी लचीली पॉलिसी बनाए रखेंगे। Well, inflation is a key factor. The story also mentions about how they missed it and how they're linking it to a possible rise in interest rates, the repo rate or the equivalent discount rate in the U.S. And I think what's also a linkage to this story, and hopefully our expert will join us on this, is a rise in metal prices. Globally, we are seeing copper prices at an all-time high, along with that aluminium, lead and zinc. All these wholesale commodity market prices have gone up so high that I'm sure it's hitting on inflation as well. Absolutely, Arjun. जिसे कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन हम कहते हैं। हमारे संपर्क जुड़ गया है डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे यूएस मार्केट्स की स्टोरी पढ़ी मेरे को एंकर ने, और उसमें साफ दिख रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली हाई लेवल्स पे है। जो एक्सपेक्टेड था वहां पे उससे ज्यादा इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं, लेकिन वहां के फेडरल रिजर्व के जो भी अभी तक वक्तव्य आए हैं, उन्होंने जैसा आप कह रहे थे कि उनको भी लगता है कि अभी फ्रेजाइल है इकोनॉमी की रिकवरी और उसको जरूरत है सपोर्ट की। सो उम्मीद है कि वहां पर सपोर्ट बनी रहेगी। क्या लगता है आपको कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो अभी कितनी लंबी दिखाई देती है? क्योंकि जैसे अभी अर्जुन कह रहे थे कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ही ऊंचे लेवल्स पर हैं, चाहे हम मेटल्स को देखें या ऑयल को देखें। यस अर्जुन, सही कह रहे हैं कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो कॉस्ट काफी हाई है, कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर गए हुए हैं, और जो कि काफी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं और जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स हैं बिजनेसेस के, उनको काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि जो एंटीसिपेशन है, जो ग्लोबल एक थॉट प्रोसेस है कि आने वाले टाइम में हम 5% के ऊपर का ग्रोथ देखेंगे, जो हम काफी वर्षों के बाद देख रहे हैं, तो उसी एंटीसिपेशन में जो डिमांड फॉर कमोडिटीज है वो भी इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से ये प्राइसेस एकदम से स्पाइक हुए हैं।
लेकिन इनको थोड़ा सा रैशनलाइज होने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 क्वार्टर और लगे कि ये अपने वापस उसी ट्रैजेक्टरी में, रैशनल ट्रैजेक्टरी में आए। तो तब तक ये थोड़ा इन्फ्लेशन को एक कॉस्ट की वजह से भी इंक्रीज करते रहे, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन तभी हायर लेवल पे सस्टेन कर पाएगा अगर डिमांड रहेगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो कमोडिटी प्राइसेस भी सबसाइड होने शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी वापस नीचे आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि बहुत डायनामिक रहेगी सिचुएशन? जी, सिचुएशन बहुत ही डायनामिक है। पीछे 1 साल से सिचुएशन बहुत डायनामिक बनी हुई है। काफी जो फंडामेंटल्स जो हम देखते हैं, जो थ्योरीज हैं, वो काफी उनके अगेंस्ट जो अभी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स हैं वो काफी उनसे परे हैं। तो जैसे कि अभी एडवांस्ड इकोनॉमीज का ये कहना है कि जैसे यूएस का कि वो इन्फ्लेशन टॉलरेबल है, तो ये एक बहुत ही ऐसी धारणा है कि जिसमें उनको इन्फ्लेशन भी टॉलरेट करना पड़ रहा है, लेकिन डिमांड भी इंक्रीज करना है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस को भी टॉलरेट करना है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने डिमांड एंटीसिपेशन ज्यादा दे दिया। क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस के ऊपर होता है। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी रहेगी और यूएस इज ओपन फॉर दी हायर इन्फ्लेशन, तो कमोडिटी प्राइसेस में स्पाइक आना स्वाभाविक है। आइए लेते हैं अगली खबर घरेलू परिवेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि हर 4 महीने में 1 वर्ष में 3 किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। क्या कहेंगे आप, जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है अभी, अगर हम बाकी वेलफेयर मेजर्स की भी बात करें सेकेंड वेव को देखते हुए? देखिए, क्योंकि अभी जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं, ये बहुत ही प्रभावी हैं। क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट टाइम में, जो कि पेंडेमिक टाइम है, जहां पे डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो हमें जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं और जो ऐसे प्रभावी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उनको और ज्यादा सुदृढ़ बनाना होगा, सो दैट के जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, जो खासकर एक उस वर्ग के लिए जिसका के डे टू डे बेसिस के ऊपर हर रोज की रोजमर्रा की जो वो काम करता है, उसी की वजह से उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उनके लिए अभी ऐसी सपोर्ट आना बहुत ही जरूरी है। तभी तो जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगी। जब ऐसे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए जो पैसा है लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक जाएगा, तो उससे जो डिमांड है उसको सपोर्ट मिलना शुरू होगा और हम वापस जो हमारी जो सोच है कि हम अच्छा ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, तो तभी वो मटेरियलाइज होगा। In more news, the country's foreign exchange reserve surged to nearly $577 billion as on March 31st, 2021, from $544.7 billion at September end last year. An RBI report said as on March 31st, 2021, RBI held 695 metric tons of gold, while 403 metric tons of gold is held overseas in safe custody with the Bank of England and the Bank of International Settlements, BIS. Another 292 tons of gold is held domestically. Very briefly, what's your take on India's effort to increase its foreign exchange reserves, yet trying to manage the rupee to dollar exchange rate? Very briefly. Yes, because India's fundamentals are very, very strong. Sometimes there are some spikes in the commodity prices or inflation. That's why sometimes rupee is impacted. But our economy is able to attract more and more capital flows on the back of various reforms and the strong fundamentals of the economy. So I believe rupee will remain in the rational trajectory. There is no worry for the rupee to decelerate. But if we are able to gain some economic growth, like economic growth is
near about 8%, 9%, I believe there is a lot of chances to improve the rupee scenario further, and rupee will appreciate in the coming times. Well, thank you so much, Dr. Sharma, for being with us on our program Market Mantra and giving us your extensive views on how the global market and the domestic market is performing. Thank you so much. And next up is our oil story. Global crude oil prices fell more than 2% today as coronavirus crisis deepened in Asia and a key U.S. pipeline resumed operations, halting a rally that had lifted crude to an 8-week high. So Brent crude oil futures for May slumped $1.85 to trade at $67.47 a barrel. U.S. crude futures for May rose $1.87 to $64.21 a barrel. And on this, we are joined by our oil expert, Shri Narendra Taneja, a South Asia Bureau Chief of Upstream. A warm welcome to you in the program, Mr. Taneja. Thank you. Thanks for having me. What's your take on the crude oil prices, which have been falling, which are at very short, small range? But do you see a drastic fall in the price of crude oil, looking at the global demand and supply? Not any drastic fall, but market is basically global market. Oil markets are responding to massive vaccination that's happening in the western part of the world, in China and also India, and the important countries as far as the oil consumption is concerned. So I think it's a little bit over enthusiastic on the part of the market, but then we all know that oil market behaves like that. So on the one hand, demand supply fundamentals basically do not support this kind of price. I mean, even today, at least there is a 4 to 5% premium in terms of their expectation and enthusiasm. But the main worry now is that America in particular is pushing for renewables in a very big way, and one of their agenda is to push to make sure the oil prices do not fall below a certain point, so that their push for renewables can continue. As long as oil is cheap, they think the renewable agenda may not be very workable. So I think we are caught in that kind of in between the two, because in India we want oil prices to be low, but here America in particular have got a very different agenda, which is more focused on climate. Mr. Taneja, आपने कहा कि इंडिया में we want oil prices to be low. हम लगभग 80% अपनी जो क्रूड ऑयल की जरूरत है उसको इंपोर्ट करते हैं. सो क्या रेंज है क्रूड ऑयल के प्राइस का जो हमारी फिस्कल पोजीशन के लिए एक्सेप्टेबल है? देखिए, जो हमारा जो बजट होता है आमतौर से हम $65 के आसपास को लेकर के चलते हैं, लेकिन चूंकि अभी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी जो है परेशानी में है, कोविड का वो चल रहा है, तो अगर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 60 से ऊपर जाते हैं तो हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं. तो अगर 60 के आसपास रहती हैं तो मैनेजेबल है. अगर 60 से ऊपर रहता है और सस्टेन करता है तो उसमें हमारी परेशानी बढ़ती है. सरकार कोई ज्यादा टैक्सेस कम कर नहीं पाएगी, राज्य सरकारें भी नहीं कर पाएंगी, तो लिहाजा कीमतें अगर बढ़ती हैं तो लिहाजा उपभोक्ता पे भार पड़ेगा. वो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि उपभोक्ता पे भार पड़ेगा. तो इसलिए कीमत $60 के आसपास रहे या उससे कम रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ता के लिए वही अनुकूल है. Very briefly, how do you see India hedging its position? Unfortunately, for the next 3-4 months, not too many options. I think we have to basically push for further reforms. We have to push for further, expanding the economy. Unfortunately, there are not too many options on the table, not realistic options. और आपको, जैसा आपने अभी मेंशन भी किया था, आपको लगता है टैक्सेस में, लोकल टैक्सेस में या लोकल प्राइस के रिलीफ देने में अभी बिल्कुल स्कोप नहीं है सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, टैक्सेस जरूर आपको हाई लगते हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ ये भी समस्या है कि पेट्रोल और डीजल कम बिक रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो टैक्सेस सरकार के कम हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो गया. तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार है, किसी भी राजनीतिक दल को आने वाले 2 या 3 महीने में टैक्सेस में कोई रियायत दे पाएंगे, मुझे ऐसा नजर नहीं आता. समय समाप्त हो रहा है, तो हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर तनेजा. श्रोताओं, ये थे श्री नरेंद्र तनेजा, साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अपस्ट्रीम मैगजीन के, जो तेल के चलन पर हमसे बातचीत कर रहे थे. And before we close, a reminder of the headlines. The global stock market slide after the inflation data in the US reinforces fears that the Federal Reserve would raise interest rates. Prime Minister Narendra Modi to release 8th installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi tomorrow. And country's foreign exchange reserves surged to nearly $577 billion at the end of March this year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.